हाँ बेटा, अपन बात करते हैं वेव मोशन की। देखो एनर्जी ट्रांसफर, किसी भी मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपन जैसे मान लो कोई मैंने पत्थर फेंका तो वो एनर्जी खुद के साथ लेके जाता है, खुद भी ट्रेवल करता है और अपने साथ एनर्जी लेके जाता है और जाके दे देता है। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल मोशन, है ना। एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू टू पॉइंट, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन टू वेज। क्या है? व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स एंड कैरिंग एनर्जी विद इटसेल्फ, खुद के साथ एनर्जी ले जाए, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल मोशन। काइनेमेटिक्स वगैरह में पढ़ा पार्टिकल मोशन। और सेकेंड है व्हेन एनर्जी ट्रांसमिटेड विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, जिसमें कोई पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो, तो एनर्जी तो जाए, है ना। जैसे मान लो रस्सी वाइब्रेट करी मैंने, तो एनर्जी तो ट्रेवल कर रही है ना। पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, रस्सी के सारे हिस्से अपनी जगह पर ही है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम गेट्स ट्रांसफर बट नॉट पार्टिकल। तो पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा और एनर्जी वाइब्रेशन से आगे चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड वेव मोशन। समझ गए? बहुत ब्यूटी है इसमें। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जब वाइब्रेट करे तो एक पड़ोसी पे फोर्स लगाता है, फिर पड़ोसी उल्टा फोर्स लगाता है, ऐसे करके एनर्जी वाया फोर्स से 1 to 2 ट्रांसफर होती है। अब आ जाओ, मींस इन वेव मोशन क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी एंड मोमेंटम गेट ट्रांसफर। यस, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होंगे, बिल्कुल होंगे। देयर इज नो मास ट्रांसफर, कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी जाएगी आगे वो वाइब्रेशन के थ्रू जाएगी। क्लियर है? पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे के अटैच्ड है, आगे जाएगी एनर्जी। क्लियर है? अब देखो, तो वेव मोशन में क्या होता है बेटा, अपने मुद्दे की बात है। वेव मोशन में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसमिट होती है, मटेरियल ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होता है। देयर वुड बी नो मास ट्रांसफर। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, है ना। वेव को अपन बांटते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब वेव को अपन बांटेंगे, ठीक है। अभी अलग अलग बेसिस पे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, है ना। अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन मीडियम नेसेसिटी, बेस्ड ऑन, पहला बारा बेस्ड ऑन मीडियम नेसेसिटी, मीडियम नेसेसिटी, है ना, मीडियम नेसेसिटी। ठीक है, अब मीडियम नेसेसिटी के बेसिस पे कितनी होती है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव, 2 टाइप ऑफ वेव। तो मीडियम नेसेसिटी के हिसाब से 2 टाइप की वेव होती है। कौन कौन सी बेटा, एक जिसमें मीडियम की जरूरत हो और एक जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल वेव, इलास्टिक वेव भी बोलते हैं मैकेनिकल को। ठीक है, तो मैकेनिकल और इलास्टिक वेव, तो मैकेनिकल स्लैश इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, वेव रिक्वायर्स मीडियम, वेव रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट, मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर टू प्रोपोगेट या फॉर देयर प्रोपोगेशन, वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन या टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, इज कॉल्ड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। इस वेव को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल और इलास्टिक वेव, जिसमें मीडियम की जरूरत हो। ठीक है, अब मीडियम की जरूरत वाली वेव कौन कौन सी होगी बेटा, वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना, साउंड वेव में मीडियम की जरूरत होती है ना। सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव क्या, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है बेटा, भूकंप वगैरह को नापता है। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव चलती है और उसको नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सिस्मोग्राफ बोलता है। अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जिसमें मीडियम की जरूरत होती है, अब मीडियम की जरूरत वाले कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, सबसे पहला तो साउंड वेव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड वेव। बोलो और क्या हो गया, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन वाटर। ठीक है, सेस्मिक वेव, एटसेट्रा, है ना, और भी होती है एटसेट्रा, अपने जो काम आएगी। अपने ये साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती है, बात पता होना चाहिए। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। इस रूम में वैक्यूम कर दो, मैं बोलूं तेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तुझे जो सुनाई देता है वो प्रेशर, वाइब्रेशन या एयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, तेरी कान पे गिरते पर्दा हिलता है तो सुनाई देता है। ठीक है बेटा,
तो वैक्यूम में आप कितना ही चिल्ला लो, और जब दो साउंड प्रूफ रूम बनाने होते हैं, साउंड प्रूफ रूम, तो हम ऐसे ही करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसकी जो वॉल्स होती है उसमें। ठीक है बेटा, चलो। तो ये क्या हो गया बेटा अपना मैकेनिकल वेव। अब आ जाओ नॉन मैकेनिकल वेव। इन नॉन मैकेनिकल वेव, ये तो थी मैकेनिकल वेव, अब आएगी नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, जिसमें डजंट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपेगेट, डजंट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपेगेट। ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है क्या? शॉर्ट में बिल्कुल है। एग्जाम्पल बोलो, ये ऐसी कौन सी है? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। अरे सन से जितनी भी हमारे पास रेज आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट जिसको अपन अच्छे से जानते हैं, लाइट सन से हमारे पास जितनी भी रे आ रही है उन सबको मीडियम की जरूरत नहीं होती, तभी तो हम तक पहुंच पाती, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है। तो ईएम वेव्स। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया मीडियम की जरूरत नहीं है जरूरत है। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, इफ देयर इज एन एटॉमिक ब्लास्ट, मतलब एटम बम, मतलब जो भी है, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, जो भी, व्हाटएवर, देयर इज ए खतरनाक जबरदस्त ब्लास्ट ऑन मून। ठीक है, कोई जबरदस्त, यू समझ लो आप, एस्ट्रॉइड टकरा है कोई, मतलब जबरदस्त है ना, तो ऑन मून, देन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ ए, ठीक है, विल सी द रेज coming from blast, then observe on earth, then after some time observer on earth, अर्थ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, अर्थ है ना, will see the rays coming from blast and will see and heard, will see the rays, the light coming from blast and heard sound हर्ड साउंड मतलब अगर आया तो सुनेगा, मतलब है ना। बी, विल नॉट सी द लाइट कमिंग फ्रॉम बट हर्ड साउंड। ठीक है, सी, विल नॉट सी द लाइट कमिंग फ्रॉम लास्ट एंड विल नॉट हर्ड विल नेवर हर्ड साउंड। ठीक है, डी, विल सी द लाइट बट विल नेवर हर्ड द साउंड, तो ये राइट हो जाएगा बेटा। बोलो कौन सा आंसर होगा? ये लाइट तो देखेगा, क्योंकि लाइट तो वैक्यूम में से चल सकती है, लेकिन साउंड कभी नहीं सुनेगा, विल नेवर हर्ड द साउंड, तो साउंड कभी नहीं सुनेगा लेकिन लाइट देखेगा। इससे आपको मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव में अंतर समझ में आएगा। मैकेनिकल वेव विल रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल एंड दैट इज साउंड वेव। साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और सन से मून से हमारे बीच में कई जगह पर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है बीच में, तो हमारे को साउंड तो कभी सुनाई दे ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, लाइट दिखाई जरूर देगी अगर हम उस तरफ देख रहे होंगे तो। क्यों? अपन देखो ना, आप स्टार वगैरह से आती हुई लाइट दिखती है ना आपको, तो कहीं ब्लास्ट होगा तो दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। हाँ, अगर वो इंटेंसिटी खत्म हो गई वो एक अलग बात है, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अपन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो बिल्कुल अगर होगी तो देख पाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो सर समझ में आ गया। तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव क्लियर हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। सर समझ में आ गई। अब आ जाओ, ठीक है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन है ना, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन
है ना, या बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की वेव हुई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो दो टाइप है ट्रांसवर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, टू टाइप्स ऑफ वेव। कौन कौन सी बेटा? ए ट्रांसवर्स वेव, बी है ना ट्रांसवर्स वेव, बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बोलो? तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या है बेटा जी? तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बेटा? जिसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो जो पार्टिकल, देखो सुनो, वेव की जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है, वेव जा रही आगे मान लो, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बोल दूं हेडिंग डालो ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव। In this type of wave, direction of vibration particle will be perpendicular to the direction of motion of wave, perpendicular to the direction of motion of wave, direction of मोशन ऑफ वेव। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो जो वेव का मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे। समझ में नहीं आया? ये देखो, ये वाइब्रेशन होंगे यूं और वेव जारी होगी यूं, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज वाइब्रेशन की डायरेक्शन, ये तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो वेव वाइब्रेट यूं कर रही है और मूव यूं कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये हो गया और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा बेटा, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। क्या होगा बोलो इसमें? पार्टिकल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो इसमें क्या होगा बेटा? उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे। जैसे ये देखो, ये पार्टिकल वाइब्रेट भी यूं करेंगे और वेव भी इधर जाएगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और मोशन सेम होगा, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, तो ये तो टू एंड फ्रो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये अब एग्जांपल देखो बेटा, इधर देख एग्जांपल, तो पीछे लिख देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल बोलो, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पे वेव बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी बेटा। अरे बोलो, ट्रांसवर्स वेव होगी, वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो आप रस्सी को यूं ही तो वाइब्रेट करोगे, तो वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ईएम वेव भी ट्रांसवर्स वेव होती है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, तो ईएम वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। ईएम वेव बेटा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब होता ना वो हो क्या मीडियम रिक्वायर्ड। हालांकि समझना अपन, ये ईएम वेव थोड़ा सा स्पेशल केस है, बाकी हाँ, है ना। तो वेव ऑन स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव है, ईएम वेव यस ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है? ठीक है ना, आ जाओ अपन, है ना, ये बहुत है एग्जांपल।
हाँ, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल बोलो। सबसे अच्छा एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव जब मीडियम में ट्रेवल करती है, ए साउंड वेव इन गैस और लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है साउंड वेव, ठीक है। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। तो साउंड वेव इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अच्छा, आगे चलो, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, सॉलिड्स में अभी अपन बात करेंगे इसको, फिर अपन और डिटेल में बात करेंगे अभी ना लॉन्गिट्यूडनल उसकी। अच्छा, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपोगेशन या बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी प्रोपोगेशन। तो एनर्जी प्रोपोगेशन के बेस पे भी देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, ठीक है। पहला प्रोग्रेसिव और दूसरा स्टैंडिंग। फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, और सेकंड स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। तो बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपोगेशन देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। वन इज प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, अब देखो बेटा, क्या होती है प्रोग्रेसिव वेव और क्या होती है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो जो मीडियम में, नाम से पता पड़ रहा, जो मीडियम में चले दैट इज प्रोग्रेसिव वेव, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम, बट स्टैंडिंग वेव क्या होता है बेटा, स्टेशनरी वेव, है ना, ठीक है। इन प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड भी लिख दो, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम, मूव्स इन मीडियम, ठीक है, या यूं बोल लिख दो एनर्जी प्रोपोगेट, प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम, प्रोग्रेसिव वेव मूव्स इन मीडियम, है ना, या यूं लिख दो एनर्जी प्रोपोगेट्स, एनर्जी प्रोपोगेट्स इन मीडियम, ठीक है। तो एनर्जी प्रोपोगेट करती भैया इसमें, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव में क्या था, तो इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी doesn't propagate in medium, ठीक है। इसमें तो एनर्जी प्रोपोगेट होती प्रोग्रेसिव में, उसमें एनर्जी डजंट प्रोपोगेट इन मीडियम। क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है, ठीक है, इसमें एनर्जी चलेगी। अब जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या बेटा, अरे बोलो, तो प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव, तो वेव ऑन स्ट्रिंग, अब देखो इसमें अलग अलग है, वेव ऑन स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है, एक तरफ बंधी हुई और एक तरफ अपन जस्ट वाइब्रेट करें तो पहले चलती है, और यही दोनों एंड से बंधी हुई और अपन ने एकदम से, या इसमें भी थोड़ी देर बाद स्टैंडिंग वेव बन जाएगी दोनों से, और बीच में से हिला के छोड़ दी तो स्टैंडिंग है। तो इसमें एग्जांपल मत लिखो, आपको पता पड़ जाएगा, अपन स्टैंडिंग वेव को अलग से पढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव वेव को अलग से पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव में वेव वाइब्रेट, मतलब वेव मूव करेगी, एनर्जी मूव करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। स्टैंडिंग वेव में फिक्स हो जाएगी। एग्जांपल देके बता देता हूं, दिखा देता हूं आपको। जैसे रस्सी है, अभी चुपचाप है और मैंने वाइब्रेट कराना चालू करी, तो आपको वेव जाती हुई दिखेगी आगे, ये देखो ना, वाइब्रेशन आगे ट्रेवल करते हुए दिखेंगे, तो बोल दो दिस इज प्रोग्रेसिव। पानी में पत्थर गिरा है, आपको सर्कल आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, दीज आर प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव क्या हो गया, ये दोनों फिक्स रिजिड एंड है, मैंने बीच में से वाइब्रेट करा के छोड़ दी, ये देखो आप, तो मैं बोल दूं ये पूरी रस्सी में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखो पार्टिकल वाइब्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, फिक्स हो गई, कन्फाइंड हो गई, इन दो रिजिड एंड के बीच में कन्फाइंड हो गई एनर्जी। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में एनर्जी मूव नहीं करेगी, जो एनर्जी जहां पे एनर्जी इस रस्सी के अंदर यहीं पे कन्फाइंड हो गई एक पर्टिकुलर स्पेस में, तो बोल दो एक बाउंडेड रीजन में एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, अब अगला
बोल लेते अपन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना, बेस्ड ऑन डायमेंशन, बेस्ड ऑन डायमेंशन, ठीक है। 1D 2D 3D है ना, बेस्ड ऑन डायमेंशन, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव, 1D 2D 3D, 3 टाइप ऑफ वेव, ठीक है। फर्स्ट 1D है ना, मूव्स इन, है ना, मूव्स इन ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। तो वो वेव जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, है ना, प्रोपोगेट करे, उसकी एनर्जी एक स्ट्रेट, मतलब इन उसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। ये 2D मूव्स इन प्लेन, तो यहां पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेव ऑन स्ट्रिंग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोलो, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ये जा प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग, यू करो, प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ये एग्जांपल। सेकंड बोलो 2D, सेकंड क्या हो गया बेटा, 2D, ठीक है, 1D, ठीक है। वेव मूव इन ए प्लेन, मूव इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, जैसे, है ना, मूव इन ए प्लेन, जैसे वेव ऑन वाटर, वेव ऑन वाटर। तो पानी पे जो वेव है वो 2D है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। अपन जैसे पत्थर गिराते हैं सब तरफ मूव कर दिए, देखो ऐसे, ये देख यहाँ पत्थर गिराए थे ना, ये ऐसे, तो बोल दूं 2D में सब तरफ मूव करेगी, देखो पूरे प्लेन में। अरे बोलो ना, एक सरफेस में सब तरफ मूव करेगी, ओके सर। 3D मूव इन स्पेस, है ना, वेव्स मूव इन स्पेस, वेव्स मूव इन स्पेस, ठीक है। ये तो बोलो, तो पूरे स्पेस में मूव करती है, जैसे लाइट वेव फ्रॉम पॉइंट सोर्स, लाइट वेव फ्रॉम पॉइंट सोर्स, और वो कोई भी सोर्स हो आप, फ्रॉम लाइट वेव फ्रॉम पॉइंट सोर्स। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं पॉइंट सोर्स, ठीक है, तो उससे निकलना लिखे कैसे, ये देखो सब तरफ जाएगी ना 3D में। अब ये स्फेरिकल, अरे बोलो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, तो बोल दो सब तरफ जाएगी, तुम्हारी तरफ भी आएगी, ये प्लेन में नहीं है, तुम्हारी तरफ भी आ रही है, ये यूं भी आ रही है और अंदर भी जा रही है, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स है, सोर्स। तो लाइट विल मूव, लाइट वेव विल मूव like sphere is expanding, like sphere is expanding, ठीक है। जैसे कोई स्फीयर फैल रहा है ऐसे मूव करेगी, है ना, आउटवर्ड जाएगी। तो ये हो गया 3D, तो 1D 2D 3D, ठीक है। तो 3 टाइप्स हो गया। अब देखो बेटा कौन कौन सी वेव किस किस में ट्रेवल करती है, जैसे अपन ने पढ़ा ना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसमें जैसे साउंड वेव है तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से आगे बढ़ेगी, देखो ना, उसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, पहले मीडियम एक जैसा होता है ना, इक्वी स्पेस्ड, अब अपन जैसे ही धक्का देते तो कहीं पे पार्टिकल दब जाते हैं, है ना, तो कंप्रेशन आ जाता है कहीं पे, तो और कहीं पार्टिकल फैल जाते हैं तो रेयरफेक्शन आ जाता है। तो जहाँ पे दबेंगे पार्टिकल वहाँ कंप्रेशन आ जाएगा और जहाँ फैलेंगे वहाँ रेयरफेक्शन आ जाएगा। तो कहीं मीडियम दब जाएगा और कहीं मीडियम फैल जाएगा, कहीं मीडियम दब जाएगा कहीं, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हुए वेव आगे बढ़ती है, ठीक सर, ठीक है। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स इन डिफरेंट मीडियम, है ना। अच्छा यहाँ पर पीछे ये देखो अपन ने लिखा था ना वेव, ये साउंड वेव इन एयर कर दो, है ना, साउंड वेव अपन ने लिखा था ना बेटा, वो उसका किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, साउंड वेव इन एयर कर दो, इन एयर, क्योंकि देखो अब इसमें एक लफड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना, अब आ जाओ मैकेनिकल वेव, वेव इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम, मैकेनिकल वेव इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अब डिफरेंट मीडियम में, तो अब देखो जो अपने मैकेनिकल वेव होगी तो उसका अलग अलग मीडियम में
अलग अलग हिसाब किताब होगा प्रोपोगेट करने का, है ना। तो मैं बोल दूं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, वेव्स, वेव will be transverse or longitudinal, or longitudinal, longitudinal will be transverse or longitudinal, will depend, it depends, it depends upon, it depends upon नेचर ऑफ मीडियम, अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। एक तो मीडियम का क्या नेचर, उसमें शेयरिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, नेचर ऑफ मीडियम, एंड मोड ऑफ एक्साइटेशन। और आपने कैसे, एक तो मीडियम के नेचर पे उसमें शेयरिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। जैसे गैसेस में बिल्कुल नहीं होती है, वो उसमें क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं लेते हम, ठीक है। सॉलिड में होती है, लेकिन अब आपने कैसे, एंड मोड ऑफ एक्साइटेशन, एंड मोड ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। एक आप पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। एक तो मीडियम में शेयरिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर नहीं है और आप भले फिर कैसे ही एक्साइट करो, लेकिन वो तो होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव ही ट्रांसफर होगी उसमें, क्योंकि पार्टिकल का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। तो अब आप उसको ऊपर ले जाओगे तो दूसरे पार्टिकल को थोड़ी खींचेगा, तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको धक्का आगे पीछे टू एंड फ्रो ही देना पड़ेगा। एक हो गया सॉलिड, सॉलिड में शेयरिंग प्रॉपर्टी भी है। अब आपने उसको तिरछा मारा तब तो वेव यूं चली जाएगी, ट्रांसवर्स बन जाएगी, और आपने यूं मारा हॉरिजॉन्टल, मतलब एलोंग रोड मारा, तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल चली जाएगी। तो इसमें दोनों है, शेयरिंग प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आपने कैसे एक्साइट करा इस पर डिपेंड करेगा। तो एक आप पे डिपेंड करता है और एक मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वेव कैसे चलेगी, दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मीडियम पे और एक आप पे, ठीक है। चला जाओ, पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें अपन कि, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं अपन क्या, in string under tension, है ना, in string under tension, when string is under tension, मतलब टाइट स्ट्रिंग है, टेंशन, then wave, है ना, wave moves in string, on wave moves on string will be transverse, ठीक है, will be transverse, ठीक है। अरे बोलो, है ना, इन गैसेस एंड लिक्विड में भी, एंड लिक्विड, है ना, गैसेस में और लिक्विड में, इन गैसेस एंड लिक्विड, मैकेनिकल वेव्स will always be longitudinal, will always be longitudinal, ठीक है। गैस और लिक्विड, क्योंकि उनकी शेयरिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें नेग्लिजिबल होती है लिक्विड में शेयरिंग प्रॉपर्टी, और इसमें तो गैस में तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो आ जाओ एग्जांपल, साउंड वेव इन एयर, इन एयर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही होगी। वैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल लिखवा दिया, तो साउंड वेव इन एयर लॉन्गिट्यूडनल होगी, खूब काम आएगी मेरे, क्लियर है क्या, ठीक है। सॉलिड में दोनों टाइप की वेव बनती है, तो ध्यान रखना, लिक्विड गैस में जब भी वेव मूव करेगी तो वो 100% लॉन्गिट्यूडनल ही होगी, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ, इन सॉलिड मैकेनिकल वेव, है ना, कैन बी ईदर ट्रांसवर्स और longitudinal, ठीक है।
डिपेंडिंग अपॉन, ये अब आप पे डिपेंड करेगा। मीडियम ने तो कह दिया भाई मैं दोनों बना सकता हूं। डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ एक्साइटेशन, मोड ऑफ एक्साइटेशन, मोड ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसी होगी, बट है ना, मोड ऑफ एक्साइटेशन। अगर देखो, अब इसमें देखो, अगर आपने किसी, ये सॉलिड रोड है, सुनना, ये सॉलिड रोड है, सॉलिड रोड, सॉलिड रोड है ना, रोड तो सॉलिड ही होती है। अब आपने हथौड़े से यूं दिया दम, आपका धमीड़ ऐसा है, ये है ना, ये यूं यूं, अरे कैसे मार दिया, ये देख, हथौड़ा ही सही नहीं पकड़ा मैंने तो, ये लो, ये आपने यूं दिया जोर से, है ना, ये दम, तो वेव ऐसी बनेगी। ए इधर देख, ये जो है ना, ये थोड़ा सा सॉलिड ऐसा हो जाएगा बेटा, वेव ऐसे चलेगी इसके अंदर, ये क्लियर है। तो जो वेव होगी वो ये सॉलिड में यूं चलेगी, तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। लेकिन आपने धमीड़ ऐसा दिया है, आपने इसमें जो ये आपने हैमरिंग ऐसे करी है, ये बेटा अंग्रेजी में ये ले, तमीज से बोलूं बेटा, ये ले, ये यूं, तो इसमें वेव यूं चलेगी, है ना, टू एंड फ्रो यूं, क्लियर है। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल बनेगी या ट्रांसवर्स बनेगी, दोनों बन सकती है, डिपेंड करता है आपने हैमरिंग कैसे करी, तिरछी करी है, यूं डायरेक्ट यूं मारी है, लॉन्ग रोड, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव का, ट्रांसवर्स वेव, वेव, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने हैमरिंग कैसे करी। तो इस सॉलिड में दोनों बनती है, लिक्विड गैस में कंफर्म ट्रांसवर्स वेव भी ट्रेवल करेगी, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी ट्रेवल करेगी, वहां ट्रांसवर्स नहीं बना सकते क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये लो, गैस का एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, अगर आपने इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट कराया तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में होता है, सॉलिड में अगर आप पहले को उठा के ऊपर फेंकोगे तो दूसरा उसको पकड़ के ले जाएगा साथ में, क्लियर है सर, समझ में आ गई। अब देखो, है ना, बट इन सेम मीडियम, इन सॉलिड स्पीड ऑफ दीज टू वेव, स्पीड ऑफ दीज टू वेव, दोनों टाइप की जो वेव बनी, दीज टू वेव विल बी है ना, विल बी डिफरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट। सर कैसे? तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव is always, speed of longitude is always greater than speed of transverse wave. ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव से लॉन्गिट्यूडनल वेव फास्टर होती है, ठीक है। इसको प्राइमरी, अपन जब अर्थक्वेक का पढ़ेगा सिस्मोग्राफ या सिस्मिक वेव, ठीक है, तो वो सिस्मिक वेव देखो, अब एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, वो सब आप देख लेना, जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, उसको शायद क्या बोलता है, एपिसेंटर, और जहां पे अपन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां अपन सबसे पहले महसूस करते हैं उसको हाइपोसेंटर, देख लेना बेटा क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है, ये एपिसेंटर है ना, देख लेना मेरे को यू थोड़ा सा, है ना। तो अब यहां से जब वेव चलती है तो एक तो चलती है प्राइमरी वेव, है ना, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, सर आज चाय पी के नहीं आए होगे, हाँ। और ये एक वेव ये चलती है ना, सेकेंडरी वेव बोलते हैं इसको, ठीक है, ये होती है ट्रांसवर्स, ठीक है, ये स्लो, ये पीछे पीछे आती है, तो ये प्राइमरी वेव आगे भागती है और सेकेंडरी वेव पीछे पीछे आती है। तो मैं बोल दूं जब एपिसेंटर, जहां पे अब ये हाइपो एपी कौन सा होता है, ये देख लेना यार बेटा, ये मेरे को है ना कंफ्यूजन, ये तो जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और जहां हम सबसे पहले महसूस करते हैं, ये छोड़ो ना, अपन ये इसको हटा ही देते हैं ना यार, माथा फोड़ी, ये देख, जहां पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां हम पहली बार ऑब्जर्व करते हैं, तो स्टार्ट होने से वहां चलने में हमारे को दो झटके महसूस होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है प्राइमरी झटका, जो प्राइमरी वेव के कारण आता है, जो पहले पहुंचता है, क्योंकि प्राइमरी वेव आर फास्टर देन सेकेंडरी वेव। तो सॉलिड में ध्यान रख लेना, लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा फास्टर देन वो होती है सेकेंडरी वेव, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव, ठीक है, इसमें प्राइमरी वेव की अर्थक्वेक में, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, है ना, ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, ठीक है,
प्राइमरी वेव की जो स्पीड होती है वो लगभग 9 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान ना, है ना। और जो सेकेंडरी वेव होती है जिसको आप ट्रांसवर्स वेव बोल रहे, धीरे चलती, वो लगभग 5 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। ये क्लियर है। तो सिस्मिक वेव में अर्थक्वेक के ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो सिस्मिक वेव निकलती है उसमें दो टाइप की वेव निकलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वेव की स्पीड लगभग 9 किलोमीटर पर सेकंड होती है जो पहले पहुंचती है हम तक, और सेकेंडरी वेव की स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है जो हमारे पास बाद में पहुंचती है। और दो टाइप के झटके महसूस करते हैं, एक पहला बड़ा झटका और दूसरा ये। एक होती है बेटा रिपल वेव। क्या होती है बेटा? रिपल वेव, रिपल वेव, ठीक है। तो सर ये तो समझ में आ गया, रिपल वेव। अब रिपल वेव किसको बोलते हैं बेटा? ये थोड़ी सी इलिप्टिकल होती है, ठीक है ना, रिपल वेव। सम वेव्स, ठीक है, सम वेव्स आर नाइदर ट्रांसवर्स nor longitudinal, neither transverse nor longitudinal, ना तो ट्रांसवर्स होती है ना लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। बट दोनों होती है ना, बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ऑफ दीज टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल बताता हूं फिर उसको समझाता हूं। एग्जांपल, वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस नॉट अंडर वाटर, वाटर सरफेस, है ना, जो पानी पर वेव बनती है। सुनना ध्यान से हो। उसमें क्या होता है बेटा? पार्टिकल इलिप्टिकल मोशन करता है थोड़ा सा, देखो वो पार्टिकल यूं घूमता है। आप देखना कभी पानी, ये पार्टिकल जो है ना वो यूं घूमता है, यूं थोड़ा सा इलिप्स बनाता है वहां पे। आप कभी देखना पानी हिलता है तो यूं हिलता है, यूं, ठीक है, यूं, समझ गए? वो देखना पानी बोल रहा है अजीब सा, वो ऊपर नीचे नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे भी होता है ना, तो थोड़ा सा इलिप्ट, तो उसमें दोनों के गुण होते हैं, ऊपर नीचे भी हो रहा था और आगे पीछे भी, टू एंड फ्रो भी हो रहा था। तो पार्टिकल थोड़ा आगे पीछे भी सरकता है और ऊपर नीचे भी सरकता है, तो थोड़ा सा इसको रिपल वेव बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो वेव ऑन वाटर सरफेस इज कॉल्ड रिपल वेव, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगले टर्न पर अपन इसके आगे बात करेंगे, कुछ डेफिनेशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन, हाँ बेटा, वेव मोशन पढ़ रहे थे अपन, वेव मोशन में अपन आगे बात करते हैं, तो कुछ डेफिनेशन देखते हैं। वेव मोशन में क्या देखते हैं बेटा? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, है ना। लास्ट टर्न पे अपन ने बात कर ली थी वेव के टाइप्स क्या क्या थे, वेव क्या होती, वेव मोशन पार्टिकल मोशन में क्या डिफरेंस है। टाइप ऑफ वेव में अपन ने देखा अलग अलग, जैसे मीडियम की नेसेसिटी के हिसाब से देखा तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव। साउंड अपने मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव इन एयर, मतलब साउंड में मैकेनिकल वेव है, किसी भी मीडियम में चले, ठीक है। और ईएम वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो अपन लाइट को तो ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में, लेकिन साउंड नहीं कर सकती, ये बात सीखी अपन ने। फिर अपन ने वाइब्रेशन के हिसाब से देखा तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स देखी अपन ने, तो अपन ने सारी बात देख ली, कहां लॉन्गिट्यूडनल बनती, कहां ट्रांसवर्स। तो मेनली लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों ट्रेवल कर सकती है। हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने मोड ऑफ एक्साइटेशन पार्टिकल को एक्साइट किस टाइप से करा है, ठीक साहब। लेकिन एयर और लिक्विड में, मतलब गैस और लिक्विड में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकती है, ट्रांसवर्स नहीं, क्योंकि उसकी शेयरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। दैट इज नॉट शेयरिंग मटेरियल, ठीक है। नेग्लिजिबल शेयरिंग होती है लिक्विड की, ठीक है, ठीक सर, समझ में आ गया। उसके बाद फिर अपन ने बात करी थी बेटा 1D 2D 3D वेव की, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। उसके बाद फिर अपन ने बात करी थी बेटा क्या, प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव, है ना। तो अपने इसमें अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन दो टाइप की वेव होती है, या तो प्रोपोगेट करे या ना करे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई सर। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस जो हमारे आगे काम आएगी, ठीक है। एक तो होता है एम्पलीट्यूड, बहुत वेरी वेल नोन, एसएचएम में भी पढ़ा था बेटा, तो इसलिए ज्यादा एम्पलीट्यूड, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है ये? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बस इतने, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं, है ना, इन वाइब्रेशन, फ्रॉम मीन पोजीशन इन ड्यूरिंग वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ड्यूरिंग या इन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वाइब्रेशन में जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन पोजीशन क्या होती है? जहां पर नेट फॉर जीरो, ठीक है। एसएचएम में भी बहुत आसान अपन ने पढ़ा उससे, जैसे अब ये पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो दिस इज मीन एंड दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए,
क्लियर है? अच्छा यूं कर रहा है तो भी ये मीन, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, क्लियर है क्या? ये तक जाएगा, ये दिस लेंथ इज ए। सर समझ में आ गया? टाइम पीरियड बोलो, बहुत आसान, टाइम पीरियड बोलो क्या था? टाइम पीरियड कैपिटल टी से, है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, देखो ये यहां गया, यहां जाने, यहां आने, यहां नहीं, अभी राउंड कंप्लीट नहीं हो, नीचे जाके यहां आने में, दिस इज 1 राउंड। इसमें जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड टी। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और कौन कौन सी डेफिनेशन है बेटा? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी सब पता है यार, ये तो सब फ्रीक्वेंसी एन से भी लिखते हैं, एफ से भी। तो नंबर ऑफ राउंड इन 1 सेकेंड, ठीक है? एक सेकंड में जितने राउंड कंप्लीट करता है कोई भी एसएचएम में, ये देखो 1 सेकंड में अगर इसने दर तो 10 राउंड, तो फ्रीक्वेंसी इज 10, ठीक है ना? इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है? ये एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो जो जो डेफिनेशन बुक में लिखी वही लिख ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कोई बार इसको एग्जाम में फ्रीक्वेंसी लिख देता, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना? इट इज गिवन बाय सीधा इट इज गिवन बाय, कोई डेफिनेशन वेफिनेशन गिवन बाय बोलो इसका, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ए लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। ये दो रिलेशन, इससे अपन टाइम पीरियड निकालेंगे जगह जगह, ठीक है? ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी यूज करके, समझ में आ गया? इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, इट्स यूनिट इज, तो यूनिट से पता पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी लिख के जैसे लिख दिया 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो समझ जाना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इट्स यूनिट इज, ठीक है ना? तो यूनिट से पता पड़ता है बेटा, रेडियन पर सेकंड। समझ में आ गया सर? उसके बाद आ जाओ वेवलेंथ, ठीक है? वेवलेंथ ठीक है? वेवलेंथ है ना, और एक होती है एंगुलर वेव नंबर। वेवलेंथ क्या था बेटा? लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वही दो क्रस्ट और ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन। वैसे मैंने तुम्हारे को एक डेफिनेशन और बताया है ना, ये तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स, क्रस्ट और ट्रफ्स, दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन। क्लियर है ना? और या फिर मैंने बताया था यार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, याद है? ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 राउंड ऑफ एसएचएम, इन 1 राउंड ऑफ एसएचएम, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन मीडियम, इन 1 राउंड ऑफ एसएचएम। जाना ना, कई बच्चे सोच लेते ये वाली डिस्टेंस 4 है, नहीं, एक राउंड करता तब तक आगे कितना चला, ठीक है? तो एक डेफिनेशन दिया गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, क्रस्ट और ट्रफ्स के बीच की। क्लियर है? तो एक तो हो जाएगा दो क्रस्ट और दो सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, है ना? अदरवाइज ये एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो ये मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में समझाया था बेटा, याद है? कि एक पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता तो वेव आगे कहां पहुंचती है, फिर वो पार्टिकल इसके साथ हो जाता, दोनों सेम फेज में हो जाते हैं। क्लियर है? तो मैं बोल दूं दिस डिस्टेंस लैम्डा बराबर कितनी हो जाएगी? तो वेव की स्पीड अगर v है और एक राउंड में जो टाइम लगता है कैपिटल T है, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगी v इंटू टी। दिस इज ये दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू, समझ गए? तो ये v इंटू टी हो जाएगी। क्लियर है? तो एक राउंड में वेव कितना आगे चलती है, तो ये लैम्डा बराबर v इंटू टी हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू लैम्डा और 1 अपॉन टी। तो मैं बोल दूं ये दिस इज v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा, ये आ गई। तो v बराबर न्यू लैम्डा इज आंसर, ठीक सा, है ना? तो एक राउंड में आगे कितना चला। अब आ जाओ वेव नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेव नंबर, ठीक है? अब इसमें देखो थोड़ा सा, ये वेव नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, v लिख के ऊपर बाहर लगाते हैं, वेव नंबर, ठीक है? दिस इज नंबर ऑफ वेव, क्या है ये? नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, 1 मीटर है ना, यूनिट लेंथ 1 मीटर में, इस कॉल्ड वेव नंबर, है ना?
अब देखो, तो मैं बोल दूं वेव नंबर की डेफिनेशन हो गई 1/λ। अब ये होना तो यूनिटलेस चाहिए, डायमेंशनलेस चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर अपॉन वापिस वेवलेंथ भी तो मीटर में होगी, मीटर। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना बेटा। अब इसकी लिखते हैं हम, मुझे क्या पता क्यों लिखते हैं। जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी में भी तो अरे 1 सेकंड में नंबर ऑफ राउंड होते हैं, लेकिन फिर भी टाइम इनवर्स लिखते हैं। क्या करो आप, ठीक है, 1/t में वो ऊपर वाले 1 को न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, तो ये मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है। ये ध्यान रखना बेटा, पागल मत बन जाना। सर समझ में आ गई? ठीक है, ये वेव नंबर हो गया। इस पर ग्रुप क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, आ जाओ, है ना। एंगुलर वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कई बच्चे कहते हैं सर वेव नंबर, नहीं, वो एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेव नंबर। अब अपने को सीधा इसका फॉर्मूला, इट इज k = 2π/λ। अपने ये प्रोग्रेसिव वेव में काम आएगा बेटा, x का कोफिशिएंट जो होता है ना, स्पेस का जो फंक्शन x का कोफिशिएंट k होगा, k = 2π/λ लिख के हम वेवलेंथ निकालेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये सर समझ में आ गया? तो वेव नंबर समझ में आ गया सर, वेवलेंथ समझ में आ गई। ये सारी बातें इधर देख बेटा, वेवलेंथ में मैंने ज्यादा बात इसलिए नहीं करी, है ना, थोड़ी सी, क्योंकि ये बात मैं समझा चुका हूं। दोबारा को वेव ऑप्टिक्स में देखो लेक्चर, ठीक है। जो बच्चा 11th में उसको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? क्योंकि एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बेटा एक राउंड होने में t टाइम लगता है, उतने में आगे कितना चलेगा? तो वेव की स्पीड v है, याद है, वेव कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो v × t। ये क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। और ये याद है 9th क्लास का फॉर्मूला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला खूब काम आएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन जबरदस्त काम के फॉर्मूला। ये दीज आर फॉर्मूला बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये सारी डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा सा वेव नंबर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बात और देखते हैं बेटा, यहाँ अब एक देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। क्या किस पे देखते हैं? इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एग्जाम में, वो क्वेश्चन ही मैं बता करा देता हूं आपको, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, तो रिलेशन बिटवीन, है ना, उसको मैं एजुकेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ठीक है। आ जाओ, मैं बोल दूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2π/t। अब देखो, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो लिख दिया, वेव नंबर लाना है। अरे वेव नंबर कितना था? 1/λ। तो पहले लैम्डा पिक्चर में लाओ, और लैम्डा क्या होता है? v × t। तो मैं एक काम करूं, v का मल्टीप्लाई v का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय va एंड डिवाइड बाय v, तो ये v का मल्टीप्लाई v का डिवाइड। अच्छा, ये v × t लैम्डा हो गया, और वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है, इसलिए मेरे ऊपर वाला v कभी तकलीफ देगा नहीं। तो मैं बोल दूं दिस इज ओमेगा = 2π/v/λ, एंड दिस 1/λ इज वेव नंबर। ये देखो, ओमेगा = ये दिस लैम्डा इज वेव नंबर, 2π/v × ये कांस्टेंट है। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अरे बोल मेरे लाल, तो ये यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, इधर देख, ये वेव नंबर और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या मैं बोल दूं ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बन गई। क्यों? क्योंकि देखो वेव नंबर 0, तो ये, अब समझना मेरी बात को, समझना हो क्या हुआ क्या, जो देखो क्या मैं बोल दूं, सुनना, क्या मैं बोल दूं अगर किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोई साउंड एमिटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस सोर्स की, मीडियम में स्पीड तो चेंज होनी नहीं भैया। जैसे एक सोर्स यहां लगा दिया मैंने, और ये एयर है, इसमें वो वेव एमिट कर रहा है, तो मैं बोल दूं अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सॉरी सोर्स की मीडियम सेम है और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल दूं जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसका राउंड जल्दी कंप्लीट होगा। बेटा वो एक जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी राउंड जल्दी कंप्लीट होगा, और राउंड जल्दी कंप्लीट होगा तो आगे ज्यादा नहीं जा पाएगी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, देखो पहले वो इतना आगे जा रही थी, फ्रीक्वेंसी कम थी, तो क्योंकि स्पीड भी यहां पे भी स्पीड भी, लेकिन राउंड जल्दी कंप्लीट हो गया तो वो ज्यादा आगे नहीं जा पाई। तो मैं बोल दूं वेवलेंथ बराबर v × t होता है, तो ये तो v तो कांस्टेंट है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ घट जाएगी। देखो छोटी वेव बनने लगेगी, ये देखो,
तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे टाइम पीरियड कम होगा, तो वेव एक राउंड में कम चल पाएगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेव लेंथ छोटी होती जाती है, तो वेव नंबर बढ़ता जाता है। तो बोल दो नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएगी। पहले 1 मीटर में 1 वेव आ रही थी, अब 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, 100 आ जाएगी। समझ गए? तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक राउंड में वेव कम चलेगी तो कंप्रेस हो जाएगी वेव, यानी कि वेवलेंथ घट गई तो वेव नंबर बढ़ गया, क्योंकि वेवलेंथ का उल्टा वेव नंबर होता है। समझ गए क्या? तो सर समझ में आ गई। तो लॉजिकल रीजन है। तो मैं बोल दूं प्रोपोर्शनल हो गए। भैया जी फ्रीक्वेंसी डबल, वेवलेंथ आधी, क्योंकि टाइम पीरियड आधा। तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी डबल तो टाइम पीरियड आधा तो वेवलेंथ आधी तो वेव नंबर डबल। तो वेव नंबर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और ऐसा ग्राफ बनेगा। आप जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेव नंबर बढ़ता जाएगा। सर समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चन कराओ, आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक अपन ने पहले करा था एग्जांपल नंबर 2। इफ अब देखो बिल्कुल जीरो से, इफ वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन वेव नंबर ये बताओ कितना होगा। वेव नंबर बताना। यस सर, आ जाओ सॉल्यूशन। तो वेव नंबर बताना तो आ जाओ सॉल्यूशन। ये तो बोल दो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड 1 बाई लेमडा। आ जाओ, तो इसको सोल्व करूंगा तो वेव नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन, और लेमडा बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो बोल दो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये आ जाएगा 5, है ना? ये मीटर इनवर्स यूनिट, तो 5 क्यों? तो 1 मीटर में 5 वेव आ जाएगी। सही बात है ना? 20-20 सेंटीमीटर की 5 वेव आ जाएगी। ये यूनिट कंफ्यूज करती है। आप तो इधर आओ, ये 1 मीटर, अगर 20 सेंटीमीटर की 1 वेव है तो मैं बोल दूं 1 मीटर में 5 वेव आएगी मेरे लाल। 3, 4 एंड 5। दिस 1 2 3 4 5 वेव वुड बी देयर इन 1 मीटर। समझ में आ गई सर? अगला आ जाओ। अब इतना डायरेक्ट कोई नहीं देगा तेरे को। इफ वेव प्रोपोगेशन स्पीड, प्रोपोगेशन स्पीड इन मीडियम, वेव प्रोपोगेशन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आर 20 मीटर पर सेकेंड and 600 hertz, 800 hertz respectively. Then find out wave number. अब थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को मैंने अच्छा कर दिया। क्यों? थोड़ा नॉलेज ज्यादा लगाना है ना? है आसान कोई इसमें, कोई वो बस नॉलेज ज्यादा लगेगा। आ जाओ। अब देखो आपको वेलोसिटी दी है, वेव की स्पीड दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो अपने को वेव नंबर निकालना है। देख मेरी प्लानिंग फिक्स है, मुझे वेव नंबर निकालना है तो मुझे 1 बाई लेमडा चाहिए, मतलब मुझे लेमडा चाहिए। और लेमडा के लिए मैं बोल दूं एस वी नो। आ जाओ, एस वी नो क्या जानते हो भैया तुम? एस वी नो वी बराबर न्यू लेमडा। तो यहां से आ जाए बेटा, वी बराबर न्यू लेमडा, तो वी है 20, न्यू है 800, लेमडा मुझे पता करना, दिस एम्प्लाइज लेमडा बराबर आ जाएगा बेटा 20/800, और ये कितना आ जाएगा बोलो? 1/40 मीटर। मीटर में ही रहने तो चलो, ये आ गया लेमडा। और जैसे लेमडा आ गया बोलो वेव नंबर भी तो जानते अपन, वेव नंबर। यस सर जानते कितना? ये बराबर 1 बाई लेमडा। तो यहां से लेमडा का उल्टा करो तो कितना आ जाएगा? वेव नंबर बराबर 1 बाई लेमडा करा तो 40 मीटर इनवर्स, तो यूनिट वाली लिख दो 40। तो 1 मीटर में 40 वेव आ जाएगी ऐसी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ 1/40 मीटर है। सर समझ में आ गई? तो कई बार वेवलेंथ डायरेक्ट दी होगी और कई बार वेवलेंथ आपको v बराबर n लेमडा से निकालनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने पहले ही बोल दिया था, 9वीं क्लास में पहली बार पढ़ा था आपने साउंड चैप्टर में। सर याद आ गया, सारी याददाश्त आ गई सर। आ जाओ आगे। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा वो करते बेटा। हाँ
है ना। ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज travels 600 meter distance from x to y, from point x to point y, है ना, in 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ट्रेवल कर गई, ठीक है। 500 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और 600 मीटर की डिस्टेंस x से y तक उसने 2 सेकेंड में ट्रेवल कर ली। देन फाइंड आउट फर्स्ट वेव नंबर, ये एंड सेकेंड। अब जैसे जो रट के जाता है उनको बर्बाद है। एंड नंबर ऑफ वेव, एंड नंबर ऑफ वेव इन XY डिस्टेंस, इन XY लेंथ, ठीक है। XY लेंथ में नंबर ऑफ वेव बतानी है, ये 2 चीजें। चला जाओ सॉल्यूशन। तो 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और 600 मीटर डिस्टेंस है जो वो 2 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। मैं बोल दूं वेव स्पीड कितनी आ जाएगी, वी वेव, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आ जाएगा कितना 600 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो आ जाएगा बेटा v इजिकल टू 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 मीटर पर सेकेंड से वेव मूव कर रही है मीडियम में, तो 300 मीटर पर सेकेंड से वेव जा रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 एंड न्यू बराबर 500 हर्ट्ज। तो अपने पास न्यू है, वी है, तो बोल दो लेमडा आ जाएगा, बोलो कितना, हेंस लेमडा बराबर वी बाई न्यू, एंड दिस इज कितना आ जाएगा, बोलो लेमडा इज इक्वल टू वी है 300 और न्यू है 500, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना, लेमडा इज इक्वल टू 0.6 मीटर। देख लो बेटा 0.6 मीटर, तो ये मीटर में निकाल लिया मैंने लेमडा। बोले ना बेटा करना कुछ नहीं, आपको किसी भी तरीके से v बराबर न्यू लेमडा या डायरेक्ट लेमडा, किसी भी तरीके से लेमडा पे पहुंचना है। तो मेरे को v बराबर न्यू लेमडा पता है ना, v बराबर न्यू लेमडा, ये देखो v आ गई और v आ गया 300, ये तो v बराबर न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर v बाई न्यू। अरे v बराबर न्यू लेमडा, दिस एम्प्लाइज लेमडा बराबर v बाई न्यू, दिस एम्प्लाइज लेमडा बराबर दिस, ये कर लिया। अब मेरे पास लेमडा आ गया था, बोलो वेव नंबर, फर्स्ट वेव नंबर, बोलो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर ये होता है 1 बाई लेमडा, करो ये 1 बाई लेमडा 0.6, कितना आ जाएगा वेव नंबर, ये 10/3, 10/6, तो ये आ जाएगा 5/3 1.67, लेकिन अपन ऐसे लिखेंगे नहीं, तो हम बोल दो ये 1 मीटर में इतनी वेव आ जाएगी, दिस मतलब 1.67, एक वेव पूरी और 2/3, समझ गए। तो आप यूं समझ लो 3 मीटर में 5 वेव आ जाएगी, समझ गए क्या, यूं गिना जाएगा ये। कई बच्चे सोचते सर ये कैसे हो सकता है फ्रैक्शन में, अरे क्यों नहीं आ सकता है, अगर 3 मीटर में 5 वेव होगी तो आप कैसे बोलोगे, यही तो बोलोगे 1 मीटर में लगभग 1 and 2/3 वेव, बिल्कुल सही है सर। सेकेंड नंबर ऑफ वेव, अब देख लॉजिक, नंबर ऑफ वेव, दिमाग तो यहां लगेगा, वेव इन कितना 600 मीटर। अब आता हूं, तब मैं बोल दूं मेरे पास वेव नंबर 1 मीटर में, या चल छोड़, वेव लेंथ है ना 600 मीटर, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू, मैं बोल दूं आपके पास कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस XY अपॉन लेंथ ऑफ 1 वेव अपॉन लेंथ ऑफ 1 वेव। एक वेव की लेंथ कितनी, वही तो वेव लेंथ होता है। वेव लेंथ क्या, लेंथ ऑफ 1 वेव, जिसको अपन 1 वेव बोलते हैं, 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस। तो मेरे पास एक वेव की लेंथ पता है मुझे, ये दिस इज द लेंथ ऑफ 1 वेव, ये और मुझे जब एक वेव की लेंथ पता है तो मैं बोल दूं टोटल वेव कितनी आएगी, अभी आ जाओ, तो मैं बोल दूं 600 मीटर में आ जाओ, तो नंबर n इक्वल टू नंबर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 600 मीटर डिस्टेंस है और एक वेव की लेंथ मुझे पता 0.6 मीटर है ना, एक वेव की लेंथ 0.6, तो काटा तो मेरे पास 1000 वेव आ रही है, 1000 वेव। क्लियर है, तो XY में 1000 वेव समा जाएगी, तो 600 मीटर के अंदर 0.6 की 1000 वेव आ सकती है। सर समझ में आ गया, ठीक है। और देखो बेटा क्वेश्चन,
अब देखो v बराबर न्यू लैम्डा पे, ये तो वेव नंबर के क्वेश्चन कराए मैंने सारे, है ना, वेव नंबर कैसे निकालते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है, 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव, और कई बार वो पूछता है 600 मीटर में नंबर ऑफ वेव, निकाल लूंगा डिस्टेंस अपॉन एक वेव की लेंथ, 1 मीटर में निकालिए तो 1 अपॉन एक वेव की लेंथ, वही लैम्डा, 600 मीटर में निकालिए तो डिस्टेंस अपॉन एक वेव की लेंथ, खत्म, लेंथ ऑफ वन वेव। सर समझ में आ गया। चला जाओ एग्जाम्पल 5, है ना। देखो देखो एन ऑब्जर्वर, है ना, स्टैंडिंग एट सी कोस्ट, स्टैंडिंग एट सी कोस्ट, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट सी कोस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्स 120 waves, observes 120 wave reaching at coast, reaching at coast, reaching the coast per minute, per minute. If wavelength of wave is 5 meter, then find out wave speed, then find out wave speed। ठीक है, अब हमने को वेव स्पीड निकालनी है। ठीक साहब, ओके सर, अभी निकालते हैं। अब आता मेरा लाल, ये देख सॉल्यूशन क्या है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट सी कोस्ट ऑब्जर्व्स 120 वेव रीचिंग एट कोस्ट पर मिनट, है ना, एंड वेवलेंथ इज 5 मीटर। तो मैं बोल दूं लैम्डा बराबर 5 मीटर दिया, ओके। अब अपने को v निकालना, तो मेरे को न्यू और चाहिए, और मैं बोल दूं 120 वेव्स, तो न्यू बराबर हो गया 120 वेव पर मिनट, है ना, इन 1 मिनट। तो बोल दूं ये क्या बन गया, तो ये न्यू बराबर बन गया पर सेकेंड में, चाहिए 120 डिवाइड बाई 60, है ना, पर सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये हर्ट्ज। हर्ट्ज में लिख दो, यूनिट हर्ट्ज मैंने बताया था ना ये, तो 2 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज या 2 सेकेंड इनवर्स, और 2 हर्ट्ज या 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है सर, तो न्यू है मेरे पास, लैम्डा है मेरे पास, तो एज वी नो v बराबर न्यू लैम्डा, मैंने कहा था ना फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एम्प्लाइज v बराबर बोलो न्यू हो गया 2, लैम्डा बोलो बेटा 5, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सर सब समझ में आ गया। तो 10 मीटर पर सेकेंड से वेव मूव करेगी, वेव विल मूव विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक साहब, तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि ये, तो दिस इज द रिलेशन, और दिस, ये सारी डेफिनेशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में आ गया। तो ये v बराबर न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला कैसे आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला कैसे काम आता है, वेव नंबर वाला कैसे काम आता है, ये सारी बात हो गई बेटा, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं।